नमस्कार दोस्तों। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 51 साल पहले भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया, भारत को परमाणु बम संपन्न देश बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में एटॉमिक एनर्जी और रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करके, भाभा इंस्टीट्यूट स्थापित करके भारत को परमाणु संपन्न बनाने की दिशा में काम शुरू किया। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसका इस्तेमाल करके दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब इतना परमाणु संपन्न है कि वह दुनिया से मुकाबला कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकारों ने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बना दिया। अमेरिका के दबाव में भारत ने उस पर कुछ नहीं किया। और इधर नरेंद्र मोदी की सरकार अब प्राइवेट सेक्टर में, अमेरिका के दबाव में प्राइवेट सेक्टर में परमाणु के तमाम कार्य सौंपने जा रही है। उसके लिए कानून ले आ रही है और उसके लिए जो 1962 का परमाणु एक्ट है उसमें संशोधन किया जा रहा है और 2010 का जो परमाणु डैमेज का कानून है उसमें संशोधन किया जा रहा है। तो इस तरह से इस देश के नागरिकों को असुरक्षित करके उस अमेरिका के दबाव में, जो अमेरिका भारत को लगातार धोखे दे रहा है, नुकसान कर रहा है और टैरिफ लगा रहा है, उसके दबाव में घुटने टेक के नरेंद्र मोदी बैठ गए। बार बार उनके मंत्री, उनके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं, जिससे कहते हैं कि हमने उन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के वो आतंकी ठिकाने नष्ट किए। वो आतंकी ठिकाने जिस ब्रह्मोस मिसाइल से नष्ट किए उसको बनाने के लिए 1993 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही और मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले अब्दुल कलाम को रसिया भेजा था और उनके साथ उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू की थी। 98 में अनुबंध हो गया और उसके बाद में 21वीं सदी के शुरुआत के बाद उस पर काम शुरू हो गया और ब्रह्मोस मिसाइल से हम युक्त हैं। 2013 में इस पर प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस मिसाइल से इन्होंने किया वो उसी एचएल में बनी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना के तैयार की थी और उसी डीआरडीओ ने उसे डेवलप किया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यानी भारत की रक्षा आज भी पंडित नेहरू कर रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार वो सब कुछ अमेरिका के हाथ में, पाकिस्तान के हाथ में सौंप देती है। निजी प्लेयर्स चलाएंगे जब न्यूक्लियर के सारे प्रोग्राम, तो भारत कहां होगा आप समझ सकते हैं। तो यह इसलिए बता रहा हूं कि देश में गद्दारी कौन करता है। खुद हमारे विदेश मंत्री ने स्वीकार कर लिया, एस जयशंकर ने, कि उन्होंने पाकिस्तान पर इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने के पहले उन्हें शुरुआत में ही बता दिया था कि हम आपके यहां हमला करने वाले हैं। कहां पे? सब कुछ बता दिया था कि हम सेना पे नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, यह बात वो खुद कह देते। यानी भारत की सबसे गोपनीय जो ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था उसकी जानकारी पहले ही दे दी गई। इसके बाद लगातार तमाम तरह के इस ऑपरेशन से जुड़े मामलों में सवाल उठ रहे हैं कि भारत ने आखिर पाया क्या, क्योंकि भारत के वो हिंदू यात्री मारे गए जिन हिंदुओं की रक्षा की बात भाजपा करती है और उसके बाद में
भारत के वो नागरिक मारे गए जो हमारे उन लोगों को बचाने का काम कर रहे थे या जो सीमा पर हमारे लिए सदैव डटे रहते हैं, साथ देते हैं। भारत सरकार ने घोटाला किया, जो उनके लिए बंकर बनाने की योजना थी, तो बंकर बनाने के नाम पर जब सारा पैसा रिलीज किया गया, सब कुछ किया गया, आज तक ना तो कोई बंकर बना है और या फिर कुछ बन रहे हैं। यानी 11 साल में उस पर कुछ काम नहीं हुआ। झूठ सिर्फ बोला गया, बार बार बोला गया, सिर्फ धंधा किया गया है। तो धंधे के लिए परमाणु संयंत्र और परमाणु पे और जो कार्यक्रम है वो निजी क्षेत्र में सौंप देंगे, कानून बदल देंगे। जैसे राफेल लाने के लिए कानून बदला था और शर्तें रखी थी कि उसकी जांच नहीं हो सकेगी, कुछ नहीं हो सकेगी, और हमने इस ऑपरेशन में देख लिया कि हमारे राफेल किस तरह से फेल हो गए, किस तरह से पाकिस्तान ने चाइना से लाई गई और दूसरे तुर्किया से लाए गए ड्रोन और इन सब के जरिए जो अटैक किया, हमारे राफेल मार गिराए। उधर आप देखिए, इसी तरीके से हमारे यहां और तमाम सारी नुकसान किए गए, हमारे दर्जनों सैनिक मर गए, हमारे दर्जनों जो है लोग मर गए। अब तक हमारे यहां सैकड़ों लोग मर चुके हैं जब से यह घटना हुई है 22 अप्रैल से। यानी इस देश के धन का भी नुकसान होगा, इस देश के एसेट का भी नुकसान होगा, इस देश के सैन्य उपकरणों का भी नुकसान होगा, सैनिकों का भी नुकसान होगा और पैसा भी बर्बाद होगा और लोगों के अंदर खौफ भी होगा, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। हासिल होने में मसूद अजहर आज तक नहीं मारा गया, हाफिज सईद आज तक नहीं मारा गया, दाऊद इब्राहिम आज तक नहीं मारा गया। जो आतंक की जड़ में वहां है उनमें से कोई आज तक नहीं मारा गया। सिर्फ अपने ढंग से एक तय करते हैं कि यह मारा गया। वहां पर निजी दुश्मनी में पाकिस्तान में एक व्यक्ति मारा जाता है तो कहा जाता है कि आरएसएस मुख्यालय पर जो हमला करने की कोशिश किया था उसको मार दिया वहां पर वहां के लोगों ने गोली से, हमने नहीं मारा। यानी आप यह समझिए हम अपने दुश्मन को मार नहीं पा रहे। उधर पाकिस्तान अपनी वाहवाही कर रहा है, दुनिया भर में कर रहा है। हमारी यह स्थिति है कि हम कभी ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करते हैं कि वो ब्लॉगर है, पर्यटन पर अपने यूट्यूब पे बनाती है और उसके जरिए उसका ये हुआ कि वो पाकिस्तान के एक दूतावास में कार्यरत कर्मचारी के प्रेम जाल में फंस गई या जो भी कुछ हो गया, जो कहा जा रहा है, पुलिस कह रही, मैं दावा नहीं कर रहा हूं। तो इसके आधार पर आप कैसे कह सकते हैं यदि उसने कोई सीक्रेट भारत का लीक किया है, पाकिस्तान को दिया है, तो वो उसके पास आया कहां से, उसे वो दिया किसने और वो कहां से आया मोदी सरकार में। यानी मोदी सरकार का ही कोई व्यक्ति है जो उसे सारे सीक्रेट लीक कर रहा था, और ये नहीं कर रहा था तो फिर ज्योति मल्होत्रा के पास वह आया कैसे? क्योंकि ज्योति मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही साथ काम करती थी, वो उनकी वाहवाही करती थी, उनके समर्थन में काम करती थी, या फिर पाकिस्तान वो 3 बार गई और वहां काम किया और वहां उसने पर्यटन पर ही बनाया। इसके अलावा जो और तमाम देशों में वो गई पर्यटन पर बनाया। तो यह जरूर सवाल उठता है कि आखिर यह उसे इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था और उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? वो गद्दार कौन? तीसरी बात कि सेना का अपमान करने वाला विजय शाह जो मंत्री है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जो हाई कोर्ट ने आपत्ति की थी उसके ऊपर जो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें भी बदलाव नहीं, और वो पिछले 5-6 दिनों से गायब है। उस पर कोई नहीं पूछ रहा है कि मंत्री कहां लापता। मंत्री लापता है और सरकार को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं, वीडियो ढूंढे नहीं मिल रहा। जो घर घर होगा
यूट्यूब पे भी है और दूसरे भी उस पर। इसके बाद नरेंद्र मोदी का खासम खास जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश में, वो जगदीश देवड़ा, जो लगातार हमारी सेना का अपमान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके खिलाफ न कोई एफआईआर दर्ज हुई, न कोई कार्रवाई हुई, न कुछ। तो नरेंद्र मोदी सरकार उन पर कब कार्रवाई? इसी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के और भाजपा के तमाम सारे लोग हैं जो यूं अपमान करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक वाजिब सवाल पूछने पर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, महमूदाबाद रियासत के वारिस, वो अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या वो सवाल करते हैं कि यदि आप वाजिब सवाल कर रहे हैं तो ये बताइए कि जो लिंचिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उन सारी घटनाओं, इन पर कुछ क्यों नहीं हो रहा? तो जो वो सवाल करते हैं, बिल्कुल जायज सवाल करते हैं, उस पर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, महिला आयोग सब एफआईआर दर्ज करा देते हैं। बाकी के खिलाफ महिला आयोग सिर्फ निंदा करता है। निंदा की थी उसने, हिमानी नरवल के बदनाम किया गया था, उनके बारे में गंदे गंदे शब्द बोले गए थे। जो लेफ्टिनेंट विनय नरवल की नई नवेली बेचारी विधवा थी, और सोफिया कुरैशी पे बोला गया, उसमें भी सिर्फ निंदा कह दिया। लेकिन यहां गिरफ्तारी होती है, यहां एफआईआर दर्ज होती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं। अब आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं। लेकिन वहां जो वास्तव में गद्दारी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं। सवाल यह भी उठता है कि नरेंद्र मोदी सरकार यह गद्दारियां क्यों कर रही है? उसने भारत को इतने कमजोर और इतने महंगे ये क्यों खरीदे, जब भारत में सब डेवलप करने की ताकत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाई नीतियों और उनके बनाए उनसे हो गया था? क्यों वो भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निजीकरण कर रही है जहां हमारे देश के आयुध बनते हैं? तो यह सबसे बड़ी गद्दारी है, क्योंकि प्राइवेट पर्सन आएगा, वो तमाम इंफॉर्मेशन लीक करेगा। तो ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो लोग सच बोलते हैं और सब कुछ करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। हालात तो यहां तक है कि ये उन्हें नवरत्न देते हैं, अपने जो इनके, उन्हें 17 रत्न इन्होंने घोषित किए, संसद रत्न, उनमें किसे दे रहे हैं? एक वो रवि किशन जो लफाजी की बातें किया करता है, इनका सांसद है गोरखपुर से, और एक जो कारपोरेट का दलाल रहा है वो और दलाल है वो निशिकांत दुबे, उसको संसद रत्न अवार्ड मिलते हैं, जो संसद से हो या संसद के बाहर हो, बदतमीजी और बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं, जो भारत की किसी भी चीज को बदनाम करते हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार इतनी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करती है कि वो तमाम मुस्लिमों पर कार्रवाई करती है और उन्हें जाने क्या क्या बताती है। खुद नरेंद्र मोदी उन्हें पंचर वाला बताते हैं, लेकिन जब वो फंस जाते हैं, दुनिया में यह बताना होता है कि कैसे हमने आतंक के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी थी, तो उसके लिए जो 7 लोगों की टीम बनाई जाती है, उनमें कहीं पर भी लीडरशिप में वो न तो दलित को रखते हैं, ना ही वो किसी मुसलमान को, अल्पसंख्यक को रखते हैं, न सिख को, न ईसाई को, न जैन को, न बौद्ध को। तो इससे इनका वह चेहरा भी बेनकाब हो जाता है। यह भी बेनकाब हो जाता है कि यह चेहरा दिखाने के लिए कि नहीं मुसलमान है, तो इनके पास तो कोई सांसद है नहीं, तो दूसरे दलों से ये सांसद लेते हैं, इनके पास इतना बेहतरीन बताने वाला कोई नहीं है, तो कांग्रेस के सांसद लेते हैं और उनमें एक एक मुसलमान डालते हैं, वो जो कि बिल्कुल सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए हो, शेष उनकी कोई भूमिका ना हो। तो यह समझ में आता है। इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे दलित समुदाय से आते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है और वो उसी प्रोटोकॉल के तहत ही जाते हैं। जब महाराष्ट्र की विजिट पे, तो इतना ज्यादा ये दलितों से चिढ़ते हैं कि उनके प्रोटोकॉल में जो वहां पर
रिसीव करने आना चाहिए था मुख्य सचिव को, डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को, वह तक नहीं आते हैं। तो यह इस बात को दर्शाता है कि इनके मन में कितनी नफरत है मुसलमानों से, दलितों से और उस वर्ग से, वंचित वर्ग से, जो वंचित वर्ग इस देश को सबसे ज्यादा योगदान देता है। इन्हें ब्राह्मणवाद और मनुवाद चाहिए, इसी के लिए काम करते हैं और यह देश को, देश की अस्मिता को, देश की एकता अखंडता को, देश की संप्रभुता को बेच देते हैं। हर चीज का सिर्फ धंधा करते हैं। इसीलिए शायद राहुल गांधी यह बताते हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वह आजादी की लड़ाई सिर्फ हम अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, वह आजादी की लड़ाई हम इन आरएसएस के लोगों से भी लड़ रहे थे, इन नफरत फैलाने वालों से भी लड़ रहे थे। एक बात याद रखिए, आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा, ये सच है। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस देश का नुकसान किया है वह किसी और ने नहीं किया। ये न देश को आजाद होने देना चाहते थे, न बनने देना चाहते थे, और आज जब इन्हें बना बनाया देश मिला तो ये उसे बेचने पर तुले हैं और अंग्रेजों का गुलाम बनाने पे लगे। जी हां, यही हो रहा है। तो आप देखते जाइए और सावधान होइए, क्योंकि ये वीडियो और फर्जी तमाम तरह की कहानियां बना के आपको भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि सत्यता यह है कि सबसे बड़े गद्दार यही हैं, क्योंकि ये गद्दारों पर कार्रवाई नहीं करते, ये सिर्फ जाति धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। जी हां, यही सत्य है। जय